स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम इक्विलिब्रियम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात, हमारे पास कोई भी सिस्टम है, लेट इट बी a प्लस बी, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद c प्लस डी। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा, कोई ना कोई प्रेशर की वैल्यू भी होगी, कोई ना कोई वॉल्यूम भी हमने कंसिडर करके रखा होगा। क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आता है, अब आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हो, सभी की कंसंट्रेशंस बराबर हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो दिस सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम। तो जितने भी फैक्टर्स हैं जो इसको डिसाइड करते हैं, जो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, दे आर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है कैटलिस्ट। ये सारी चीजें इसको डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। तो अगर आप इनमें चेंज कर देते हो, अगर इनमें से किसी भी फैक्टर को आप चेंज कर देते हो, उसका सीधा असर इसके ऊपर पड़ेगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर। चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन पे पड़े, चाहे वो बैकवर्ड रिएक्शन पे पड़े, लेकिन असर सीधा सीधा इक्विलिब्रियम के ऊपर पड़ेगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि जब हम कोई भी चेंज लगाते हैं, उस चेंज की वजह से इक्विलिब्रियम को क्या होता है, वो किस तरीके से खुद को एडजस्ट करता है या शिफ्ट करता है। स्टेटमेंट देखिए, इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम, देन द इक्विलिब्रियम, अब ये फैक्टर्स कौन से हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन, अपने आप को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? so as to reduce, counteract और undo। undo वर्ड को आप बड़े अच्छे से जानते हो। ठीक है, जो भी चेंज इसके ऊपर हमने जबरदस्ती लगाई, इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि इसके ऊपर लगाई गई चेंज का इंपैक्ट कम से कम हो, उसका असर कम से कम हो। ये उस चेंज को अनडू करने की कोशिश में रहता है, उसको काउंटर एक्ट करता है कि इस चेंज को मत लगाइए, नहीं लग गई है चेंज तो उसको खत्म करने के वो सारे के सारे तरीके लगाएगा। कैसे? अब मैं एक एक फैक्टर आपके साथ डिस्कस करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे आपको हायर क्लासेस में भी ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ओके, मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है a प्लस बी और ये बनाते हैं c प्लस डी। ठीक है, चलो मैं अभी तो ये 1 into 1 नहीं लग रहा है, हम ऐसा करते हैं कि जब 2a एक b के साथ मिलते हैं तो c और d बनते हैं। क्लियर? इक्विलिब्रियम के ऊपर अब ये इक्विलिब्रियम आ गया, ए की कंसंट्रेशन फिक्स हो गई, बी की कंसंट्रेशन फिक्स हो गई, सी और डी की भी। मतलब जब इक्विलिब्रियम है तो ए हमें कितने चाहिए? 2, बी कितना चाहिए? 1, सी कितना चाहिए? 1 और डी कितना चाहिए? 1, तब इक्विलिब्रियम आएगा। अच्छा, मैंने क्या किया? मैंने इसके अंदर एक ए एक्स्ट्रा डाल दी। अब यहां पे ए कितने हो गए? 3, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए कितने चाहिए? 2। अब आप मुझे यह बताइए, वो कौन सी रिएक्शन है जो ए को खा सकती है? विच कैन कंज्यूम ए? यस, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या करती है? ए प्लस बी और बनाती है सी प्लस डी। ए खत्म हो जाएगा, सी और डी बन जाएगा। फॉरवर्ड में ए कंज्यूम हो रहा है। ओके, बैकवर्ड में देखें, सी और डी मिलते हैं और ए और बी बनाते हैं। बैकवर्ड में ए बन रहा है, फॉरवर्ड में ए कंज्यूम हो रहा है। तो अगर हम ए को बढ़ाएंगे,
इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहां को जाएगा, फॉरवर्ड को। ओके, बी ऐड करूं, मैंने इसमें एक बी ऐड कर दिया, अब बी कितने हो गए, 2। तो बी को कंज्यूम करने वाली रिएक्शन भी कौन सी है, फॉरवर्ड। ए और बी मिलते हैं तब प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्शन अगर मैं बी की भी बढ़ाती हूं तब भी इक्विलिब्रियम किधर को जाएगा, फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड वाली रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, सो दैट फिर से वापस इक्विलिब्रियम आ जाए। जो एक्स्ट्रा मैंने ए या बी डाला उसको कंज्यूम कर लिया जाए और रिएक्शन को फिर से इक्विलिब्रियम पे ले आए। ठीक है, चलो ये तो मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी बढ़ाई। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा करूं, मैंने इधर एक सी एक्स्ट्रा डाल दी, इक्विलिब्रियम के लिए तो मुझे एक सी चाहिए, लेकिन अब तो 2 सी हो गई। तो वो कौन सी रिएक्शन है जो सी को खा सकती है, जो सी को कंज्यूम कर सकती है, यस, दैट इज बैकवर्ड। सी और डी ये आपस में कंबाइन करके ए और बी बनाएंगे। क्लियर। अब आप अगर डी को बढ़ाते हो तब भी ऐसा ही होगा। तो मेरे पास एक जनरलाइजेशन आ गई दैट अगर हम ए की कंसंट्रेशन को या बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, अब मैं इसको ओवरऑल रिएक्टेंट बोलूंगी। ठीक है, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, किसी भी रिएक्टेंट का, ऑफ रिएक्टेंट्स एनी, एक से ज्यादा हो सकते हैं ना रिएक्टेंट्स, तो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाते हैं, if we increase the concentration of reactants, then equilibrium shifts in the direction in which extra quantity of added reactant is consumed so as to attain equilibrium again. समझ आई बात? For example, if we add some amount of A to the above reaction, तो क्या होगा, A जो है एक्स्ट्रा आ गया, इट विल कंबाइन विद B टू गिव प्रोडक्ट। ठीक है, तब तक रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाएगी जब तक इनमें फिर से इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इफ वी एड सम अमाउंट ऑफ A टू द above reaction, forward reaction will become faster until the extra added amount of A is consumed and equilibrium is attained again. समझ आई बात? जब तक एक्स्ट्रा अमाउंट डाला हुआ कंज्यूम नहीं हो जाएगा तब तक फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इफ extra C or D is added, backward reaction will become faster until the extra amount of C और D is consumed. जब तक फालतू डाला हुआ C और D पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक वो रिएक्शन बैकवर्ड को चलती रहेगी। क्लियर बात? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटाने लगी।
अब देखो, इसको अगर मैं सिंपल जर्नलाइज कर दूं, मतलब अगर हम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाती है क्योंकि उस एक्स्ट्रा अमाउंट को खत्म करना है, और अगर हम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाती है क्योंकि यही वो रिएक्शन है जो इसके एक्स्ट्रा अमाउंट को खत्म कर सकती है। ठीक है, तो इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द direction of equilibrium shifts in forward direction. ठीक है, and increase in concentration of product, equilibrium shifts in backward direction. ये है मेन चीज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ेगी तो फॉरवर्ड साइड को इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। डन। ओके, अब एक और एग्जांपल लेती हूं मैं। जैसे मेरे पास है H2I2 in equilibrium with 2HI. Question: account for direction of equilibrium when A. hydrogen is added, B. iodine is added, C. HI is added. पेपर में ऐसे आता है क्वेश्चन। इस रिएक्शन की डायरेक्शन बताइए अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करती हूं। हाइड्रोजन कहां ऐड हुई? रिएक्टेंट में। हाइड्रोजन इज एडेड, तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज, देयरफॉर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? आयोडीन इज एडेड, सेम रीजन। HI ऐड कर दिया, concentration of product increases, therefore equilibrium shifts to backward direction. समझ आई बात? इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इसको ध्यान से समझना। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज इंक्रीज्ड, अगर हमने सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर एक्स्ट्रा आ गया, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच द एडेड हीट इज कंज्यूम्ड। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम उस साइड को जाएगा जो साइड टेम्परेचर को कंज्यूम करेगी, उसको खा जाएगी। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को कंज्यूम करने वाली रिएक्शंस कौन सी होती है? एंडोथर्मिक। दैट इज इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस साइड को एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी वो डिपेंड करता है फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, रिएक्शन देख के पता चलेगा ये किधर को जाएगा, एंडोथर्मिक को। इसके उलट इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज डिक्रीज्ड तो इक्विलिब्रियम उधर को शिफ्ट करेगा जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। दैट इज इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ये है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन,
इन इक्विलिब्रियम विद अमोनिया, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा H है -92.38 किलो जॉल। डन। ये है इस रिएक्शन का हमारे पास डेल्टा H। तो डेल्टा H तो फॉरवर्ड रिएक्शन का ही होगा, मींस इस रिएक्शन का जो फॉरवर्ड है दैट इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा H क्या है, नेगेटिव। तो हमेशा इक्विलिब्रियम के अंदर अगर आगे जाने वाली रिएक्शन एक्सो है तो वापसी वाली कितनी होगी, एंडोथर्मिक। अमोनिया बनाने के लिए इतनी एनर्जी बाहर निकलती है, तो अगर मुझे अमोनिया को वापस तोड़ना है इन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो इसका डेल्टा H होगा 92.38, सेम अमाउंट विद पॉजिटिव चार्ज। समझ आई बात। अब देखो आगे जाने वाली हो गई एंडोथर्मिक, वापसी वाली क्या हो गई, एक्सो। N2 और 3H2 मिलते हैं तो अमोनिया बनता है, N2 और 3H2 मिलते हैं तो अमोनिया बनता है। तो आगे जाने के लिए अगर ये +92 है तो वापसी पे -92। समझ आ गई। अब इस रिएक्शन में पर्टिकुलर हम टेम्परेचर का इंपैक्ट देखते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। अब इक्विलिब्रियम है, इतनी एनर्जी बाहर जा रही है, जो भी यहां पे टेम्परेचर मेंटेन होगा, लेट इट बी x, इसका टेम्परेचर है x, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। उस बढ़ाए गए टेम्परेचर को कौन खत्म कर सकता है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर। मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर एक्स्ट्रा डाल दिया, तो इस 10 डिग्री को कौन खाएगा, एक्सो का मतलब वो तो पहले ही हीट दे रहा है, एंडो का मतलब हीट को कंज्यूम कर रहा है, तो ये वाली रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन एंडोथर्मिक साइड so as to consume the added temperature। टेम्परेचर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है एंडोथर्मिक साइड को, क्यों, so as to consume the added temperature, that is। अब बैक देखो, एंडोथर्मिक कौन सी है, बैकवर्ड। ये हमेशा बैकवर्ड नहीं होगी, डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन। ठीक है, ओके। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में डिक्रीज इन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन, टेम्परेचर कम कर दिया, कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, जिसमें टेम्परेचर बाहर आ रहा हो, हीट निकल रही हो, दैट इज एक्सोथर्मिक। कम किए गए टेम्परेचर को, मान लीजिए इक्विलिब्रियम आता है 298 पे, हमने टेम्परेचर कर दिया 270, तो 298 तक पहुंचाने के लिए ये वाली रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, सो दैट टेम्परेचर फिर से 298 हो जाए और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। क्लियर। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन एक्सोथर्मिक साइड so as to produce heat and attain इक्विलिब्रियम। तो कौन सी डायरेक्शन है वो, फॉरवर्ड। समझ आई बात। तो इस तरीके से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमें बताता है, जब उसमें चेंज आएगी तो इक्विलिब्रियम कहां को जाएगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा। इस रिएक्शन को लिखकर आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बताइए। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंडोथर्मिक फास्ट हो जाएगी, बैक आएगा। टेम्परेचर घटा दिया तो एक्सोथर्मिक फास्ट हो जाएगी, आगे आएगा। ठीक है। प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ पॉइंट्स बताए थे, मैं उसका एक एग्जांपल यहां पे कोट करती हूं, आपको और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम इसको कंपाइल करें। 2 लाइनों में जितनी कहानी आपने पढ़ी वो 2 लाइनों में आपके पास क्या आएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू एंडोथर्मिक साइड
endothermic direction. Decrease in temperature. Equilibrium shifts to exothermic डायरेक्शन. ठीक है, अब जो मैं एग्जांपल लिखने लगी हूं आप कॉपी में नोट जरूर कीजिए. एग्जाम में आए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपका यहीं तक आएगा. सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इलस्ट्रेट करती हूं. आपको केमिकल रिएक्शन याद होगी. N2O4 हमने लिखा था ना कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम एनी साइड. तो हमारे पास वी आर हैविंग NO2 in equilibrium with N2O4. देखिए NO2 it shows reddish brown color at very high temperature 373 and N2O4 it is colorless and stable at 273 Kelvin. ओके, अब ये दोनों हमारी जो फ्लास्क थी हमने यहां रखी. टेम्परेचर क्या रखा 298 और ये वो टेम्परेचर है जहां पे ये रिएक्शन होती है 2NO2 इट इज इन इक्विलिब्रियम विद N2O4. ये फ्लास्क ए के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है? इसके अंदर 2NO2 इन इक्विलिब्रियम विद N2O4. और फ्लास्क बी, इसमें हमने प्योर ये लिया था, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है? N2O4 इन इक्विलिब्रियम विद NO2. ठीक है, लेकिन इस वक्त इसके अंदर भी इक्विलिब्रियम है, इसके अंदर भी इक्विलिब्रियम है और वो पता चलता है क्योंकि इन दोनों के अंदर है पेल ब्राउन कलर, एक जैसे कलर. जबकि प्योर NO2 इट इज डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर. तो पहले हमने दोनों बीकर्स को रख दिया किस में? 298 पे. तो दोनों में पेल ब्राउन कलर आ गया. अब ए को निकाला, दोनों में सेम है ना कंडीशन, दोनों में सेम इक्विलिब्रियम. हमने क्या किया? इसको हटाया 298, टेम्परेचर कर दिया 273, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया. ध्यान से समझना इसको. टेम्परेचर डिक्रीज्ड, इससे उठाया और इधर रखा, फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया. क्या बनना शुरू हो जाएगा? N2O4. यहां पे N2O4 बनना शुरू हो जाएगा. ये कलरलेस ही रहेगा और इसके बीच में क्या बनना शुरू हो जाएगा? N2O4. और टेम्परेचर कम किया, कम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल कौन होता है? N2O4. मतलब इक्विलिब्रियम किधर को गया? फॉरवर्ड को. टेम्परेचर अगर आपने डिक्रीज किया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड, दैट इज एक्सोथर्मिक साइड. देख लीजिए आप, फॉरवर्ड वाली रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक. आपने टेम्परेचर 298 से कितना कर दिया? 273, डिक्रीज किया. तो इसके अंदर क्या बनना शुरू हो गया? ज्यादा. इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट हुआ? इस साइड को, फॉरवर्ड को. और यहां फॉरवर्ड हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक. दूसरी साइड देखते हैं. अब हमने टेम्परेचर कर दिया इंक्रीज, टेम्परेचर कर दिया इंक्रीज. 298 से हो गया वो 373, टेम्परेचर इंक्रीज. हाई टेम्परेचर पे स्टेबल कौन है? NO2. टेम्परेचर बढ़ाया, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल कौन है? NO2. इक्विलिब्रियम किधर को आया? बैकवर्ड. बैकवर्ड कौन सी डायरेक्शन है? एंडोथर्मिक. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर आप देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या होना शुरू हो गया? पेल ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा. कलर विल चेंज, क्योंकि ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है ना. पेल ब्राउन टू कलरलेस जब हमने टेम्परेचर को कम किया. और इधर पेल ब्राउन से क्या हो गया? कलर में चेंज, पेल ब्राउन टू रेडिश ब्राउन, डार्क कलर हो गया. डार्क कलर का मतलब अब इसके अंदर NO2 ज्यादा हो गई, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो गई. तो इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट हो गया भाई? एंडोथर्मिक. क्योंकि इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से आप अटेन कर सकते हैं. तो ये था 298. जब आपने टेम्परेचर कम किया तो कम टेम्परेचर के ऊपर ये एग्जिस्ट करता है. मतलब इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट हुआ? आगे को. और आगे वाली डायरेक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक. टेम्परेचर डिक्रीज, एक्सोथर्मिक process becomes faster.
जब आपने 298 से कर दिया 373, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम किधर को गया, एंडोथर्मिक साइड को। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर कौन स्टेबल है, NO2। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड को शिफ्ट हो गया, दैट इज टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। क्लियर? तो इस तरीके से दिस वाज इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। देखिए, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल, increase of pressure on a system in equilibrium will shift the equilibrium in direction in which pressure is reduced। देखो हुआ क्या, जब प्रेशर इंक्रीज किया, increase in pressure leads to decrease in volume। अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम। ओके, that is number of moles per unit volume increases। प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गए। इक्विलिब्रियम के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना नहीं है। देयरफॉर अब रिएक्शन खुद को किस तरीके से एडजस्ट करेगी, दैट इस स्ट्रेस को कम करने के लिए द रिएक्शन टू रिमूव दिस स्ट्रेस, द रिएक्शन which produces lesser number of moles will become faster, so that impact of increased pressure is reduced। क्लियर बात? इसका उल्टा, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड ऑन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, the equilibrium will shift, it will shift the equilibrium in the direction in which pressure is increased। अब देखो, अगर प्रेशर हमने कम कर दिया, इफ प्रेशर डिक्रीजेस तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज। वॉल्यूम बढ़ गया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गए, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गए। तो कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, इस स्ट्रेस को हटाने के लिए वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी जो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बनाएगी। ठीक है, thus the reaction which produces more number of moles will become faster, so as to attain equilibrium। क्लियर? प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो गए। अब ज्यादा मोल्स नहीं होने चाहिए, इक्विलिब्रियम के ऊपर तो लेवल रहना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, वो वाली जो कम नंबर ऑफ मोल्स बना रही होगी।
इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। तो कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी? जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बनाएगी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब अगर हम शॉर्ट में लिखें इसको 2 लाइंस के अंदर, तो आप ये लिखेंगे, increase in pressure shifts the equilibrium in the direction of lesser number of gaseous moles, and decrease in pressure shifts the equilibrium in the direction of more number of gaseous moles. देखो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन in equilibrium with ammonia. रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो प्रेशर कम होगा क्योंकि 4 से 2 बन रहे हैं, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन है तो 2 से 4 बन रहे हैं, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा. ओके, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर बढ़ाया, उस फालतू प्रेशर को कौन सी रिएक्शन खत्म कर सकती है? जिसमें 4 से 2 बनेंगे. ठीक है, प्रेशर इंक्रीजेस तो वो प्रोसेस फास्ट होगा जो इन एक्स्ट्रा को कम में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेसर नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, शिफ्ट्स टू द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ, shift to the direction of lesser number of moles. ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर कहां को जाएगी? वो फॉरवर्ड को. ये वेरी करेगा. ठीक है, एंड इफ प्रेशर डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोल्स, मतलब बैकवर्ड. अब देखो, हमने प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम कर दिया, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? 4 और 2 कम किया है, मतलब प्रेशर को बराबर लाने के लिए वो रिएक्शन तेज हो जाएगी जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ सकता है. और वो कौन सी है? ये वाली, जिसमें 2 से 4 बन रहे हैं, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. अच्छा, मेरे पास है H2I2 in equilibrium with 2HI. अब बताओ, what will be the effect of pressure? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, what will be the effect of pressure on first reaction, second reaction. ठीक है, अब देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2. तो चाहे फॉरवर्ड जाओ तब भी 2 से 2 बन रहे हैं, बैकवर्ड आओ तब भी 2 से 2 बन रहे हैं. तो याद रखना है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, देन नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर. याद रखना इसको, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर. क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं. ये आपके पेपर में आया हुआ था. इन विच डायरेक्शन, in which direction equilibrium will shift if we add chlorine to it. ये रही केमिकल रिएक्शन, हमने इसके अंदर क्लोरीन ऐड कर दी. इक्विलिब्रियम किधर को जाएगा?
क्लोरीन कौन से एरिया में आई? रिएक्टेंट। क्लोरीन इज रिएक्टेंट। और आपको पता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ PCl5। और इंपैक्ट ऑफ प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर। इधर हैं ये सारे गैशियस मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है 2 और प्रोडक्ट है 1। अगर प्रेशर बढ़ाया तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? जो 2 से 1 बना रही है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, गैशियस मोल्स। और अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो जिधर से प्रेशर बढ़ रहा है उधर को शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब देखते हैं चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ओके, आपको पता है प्रेशर इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो जो इंपैक्ट प्रेशर का है वॉल्यूम उससे बिल्कुल उल्टा, मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन प्रेशर। ओके, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ, अगर प्रेशर कम होता है तो कौन सी डायरेक्शन को इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है? मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। तो आप यही लिखेंगे, इंक्रीज इन प्रेशर मींस डिक्रीज इन इंक्रीज इन वॉल्यूम मींस डिक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम मींस decrease in pressure, therefore equilibrium shifts to more number of gaseous moles। ठीक है, इसी तरीके से decrease in volume। अब देखो वॉल्यूम कम होने का मतलब increase in pressure, तो equilibrium shift in the direction of lesser number of गैशियस मोल्स। ठीक, सेम यही लाइन आप यहां नीचे लिख सकते हो। तो इट वॉज इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अब देखते हैं, ये था फोर्थ इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, लेट्स सी। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई असर नहीं डालता। ये दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो उनको सिर्फ स्पीड अप करता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट स्पीड्स अप बोथ फॉरवर्ड and backward with and backward reaction with same speed। तो कैटलिस्ट से सिर्फ रिएक्शन स्पीड अप होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब देखो हमने क्या किया, इनर्ट गैस ऐड कर दी, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और हमने इसके अंदर एक इनर्ट गैस ऐड कर दी। हम हीलियम ऐड कर सकते हैं, नियॉन ऐड कर सकते हैं, आर्गन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने कोई भी इनर्ट गैस ऐड कर दी तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? अब डिपेंड करता है हमने कंडीशन क्या रखी। दो तरीके से आप कर सकते हो, यू कैन ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब देखो अगर वॉल्यूम है कांस्टेंट, आपने गैस ऐड कर दी, आपने वॉल्यूम को रखना है कांस्टेंट। इफ यू हैव टू मेंटेन वॉल्यूम कांस्टेंट,
आपने एक गैस ऐड कर दी, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए ना, वॉल्यूम को रखना है कांस्टेंट, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज। ऑलरेडी वॉल्यूम इतना था, आपने और गैस अंदर ऐड कर दी, तो वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट रखा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर विल इंक्रीज, लेकिन कंसंट्रेशन तो वही रही ना, वॉल्यूम तो उतना ही रहा, यही वॉल्यूम है, प्रेशर इंक्रीज कर गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स बराबर ही रहे, कंसंट्रेशन तो वही आई, कि क्योंकि वॉल्यूम फिक्स, तो नंबर ऑफ मोल्स देखिए इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, वॉल्यूम वही रहा तो कंसंट्रेशन भी सेम रही, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई चेंज नहीं आई। जब इधर हमने प्रेशर को कांस्टेंट करना है, अब जैसे ही आप इसमें गैस ऐड करोगे प्रेशर बढ़ गया, आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, 6 की जगह पे 4 रह गए, तो कौन सी रिएक्शन तेज हो जाएगी, वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बना रही है, ठीक है। सो नंबर ऑफ, जब हम when inert gas is added at constant pressure volume will increase, volume बढ़ा तो number of moles of reactant and product per unit volume will decrease, कम हो जाएंगे, then equilibrium will shift in the direction in which there is more number of gaseous moles, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, What will be the favorable conditions for the formation of ammonia in the given reaction? इस रिएक्शन के हिसाब से हमें अमोनिया चाहिए, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी। पहली बात, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हमें पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ठीक है, तो इट मींस इंक्रीज इन concentration of nitrogen or hydrogen will give more quantity of ammonia। अब ली चैटले प्रिंसिपल तो यही कहता है, एज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल increase in concentration of reactants, equilibrium shifts to product side or forward direction। क्लियर, यही कहता है ना ली चैटले प्रिंसिपल, तो आपने सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस बतानी है। दूसरी बात, टेम्परेचर, अब देखो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, low temperature, as the forward reaction is exothermic, therefore low temperature will favor the manufacture of ammonia। समझ आ रही है बात, एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब फास्ट होती है, जब टेम्परेचर आप लो करेंगे तभी वो फास्ट होकर टेम्परेचर को बराबर लेके आएगी। तीसरी बात, प्रेशर, देखो इधर है 4 मोल, इधर है 2 मोल, 4 से 2 बनाने हैं, मींस आपको लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है, और वो कब होगा, हाई प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट the equilibrium towards direction of lesser number of moles, as number of moles of product are less than number of moles of reactant, therefore low pressure favors the formation of ammonia। ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया और प्रेशर हो गया।
तो ये तीनों कंडीशंस आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, नोटेड। अब सेम क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाए, ये आपको गिवन है और आपसे ये पूछ लिया जाता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ, इन विच डायरेक्शन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, ये आपको रिएक्शन दी है और आपसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट व्हेन, नंबर 1 टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, नंबर 2 pressure is decreased, number 3 ammonia is added, ammonia is added। बस अब जिसको ली चैटलियर प्रिंसिपल आता है वो इसका आंसर कर सकता है। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो इक्विलिब्रियम किधर को जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू एंडोथर्मिक, बढ़ाया ना टेम्परेचर, शिफ्ट्स टू एंडोथर्मिक। अब आगे जाने वाली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, वापसी वाली एंडो, दैट इज बैकवर्ड। प्रेशर इज डिक्रीज्ड, प्रेशर कम किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू मोर नंबर, लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अब इधर देखो, यहां पे एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कहां को जाएगा, बैकवर्ड को आएगा। कम किया ना प्रेशर, तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा जिसमें 2 से 4 बनेंगे। अमोनिया इज एडेड, अगर आप अमोनिया ऐड करते हो आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अमोनिया इज एडेड, दैट इज concentration of product increases, therefore equilibrium shifts backward। इस तरीके से आंसर देना होता है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल पूरी तरह से अंडरस्टूड हो जाएगा। कंसिडर द रिएक्शन, ये आपके सामने रिएक्शन लिखा है, SO2 प्लस O2 2SO3 प्लस 189.4, मतलब इस रिएक्शन में ये हीट बाहर निकली, दिस इज हीट। आप हीट को जब डेल्टा H की लैंग्वेज में लिखते हो तो ये इधर प्लस है ना, मींस ये एनर्जी बाहर निकली 189.4 किलो जूल। समझ आई बात, आपको ऐसे ही लिखा हुआ है, और अगर इधर लिखते हम इट मींस इट वाज कंज्यूम्ड, ये हीट इवॉल्व है, दैट इज डेल्टा H कितना है 189, मींस आगे जाने वाली रिएक्शन क्या है, एक्सो, और वापिस आने वाली क्या है, एंडो। आगे जाने पर हीट निकलती है, वापिस आने पर इसको इतनी हीट लेनी है 2SO3 प्लस 189.4, तब ये बनाएगा SO2 एंड ऑक्सीजन। समझे बात, इतनी हीट लेकर, तो हम डेल्टा H की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो इट विल बी नेगेटिव फॉरवर्ड। व्हेन आपको बताना है इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो इक्विलिब्रियम कहां को जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू एंडोथर्मिक डायरेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स एंडोथर्मिक, फालतू टेम्परेचर को एंडोथर्मिक रिएक्शन ही कंज्यूम करेगी, दैट इज बैकवर्ड। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कहां को जाएगा, बैकवर्ड को, क्योंकि वापसी वाली रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब दैट इज प्रेशर इज डिक्रीज्ड, देयरफॉर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स किधर को गया, इन द डायरेक्शन ऑफ, प्रेशर कम किया, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, दैट इज प्रेशर जो है इट इज डिक्रीज्ड,
In order to maintain the equilibrium has to be shift in the direction of more number of gaseous moles. अब देखो कहां को जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है 2, दैट इज बैकवर्ड. As number of moles of reactant are greater than number of moles of product. ये 3 है और ये 2 है. समझ आ गई बात. बैकवर्ड को जाएगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा है. कैटलिस्ट इज एडेड, नो इफेक्ट. कैटलिस्ट आपको पता है इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता. नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. अब देखो प्रेशर इज डिक्रीज्ड, ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज, अब उसने अलग से भी दे दिया. जब प्रेशर कम होता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, दैट इज बैकवर्ड. एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. Clear? Concentration of SO2 is increased. SO2 कहां है, reactant. That is concentration of reactants increases. Therefore, equilibrium shifts in forward direction. That is towards SO3. SO3 वाली साइड को शिफ्ट होगी. हीलियम गैस इज एडेड ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कंसेंट्रेशन को फर्क नहीं पड़ता. हीलियम गैस एडेड ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज नो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. कंसेंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा. Therefore, no effect on equilibrium. Helium gas is added on constant pressure. प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखना है, जैसे ही हीलियम ऐड होगी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है. इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, जैसे ही हम गैस ऐड करेंगे हमारे पास प्रेशर बढ़ना चाहिए. ठीक है, लेकिन हम प्रेशर को नहीं बढ़ाएंगे. ठीक है. हीलियम इज एडेड ऑन कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज प्रेशर इंक्रीजेस. ठीक. टू मेंटेन प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम विल इंक्रीज. वॉल्यूम बढ़ गया. अगर वॉल्यूम बढ़ा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाएंगे, डिक्रीज. देयरफॉर द रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ मोल्स बिकम फास्टर. जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बनाएगी वो फास्टर हो जाएगी. तो इसमें ज्यादा कौन से बन रहे हैं, बैकवर्ड में. दैट इज backward towards SO2 and O2. क्लियर. तो इस केस में SO3 से SO2 एंड O2 बनना शुरू हो जाएगा जब हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इसमें गैस ऐड करेंगे. गैस ऐड की, क्वाइट ऑब्वियस प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेशर को रखना है कांस्टेंट तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा. वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, कंसेंट्रेशन चेंज हो गई, तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा. तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगी, तभी दोबारा से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा. तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने तो इसके आगे ही लिख दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए. आप पहले इसको लिखिए, इसके नीचे इसका आंसर, इसको लिखिए, इसके नीचे इसका आंसर. तो ये जितने भी पॉइंट्स बनते थे मैंने सारे नोट किए. हो सकता है एग्जाम में आपको सिर्फ 2 का ही पूछा जाए,
हो सकता है एक का ही पूछा जाए, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड इट्स वेरियस एप्लीकेशंस। इसको अच्छे से समझना, लिखना और थोड़ा ध्यान से वीडियो को आप चाहें तो 2 बार जरूर देखना, तभी आप इस लॉ को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर नोट्स।